हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बंगाल शैली के चित्रों का अध्ययन। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था बंगाल चित्र शैली एक परिचय, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बंगाल शैली के चित्रों का अध्ययन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बंगाल शैली के चित्रों का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, एक कैमल का यहाँ पे चित्र दिया गया है और इस चित्र का नाम है यात्रा का अंत। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक ये है, इस कंडीशन में इस कैमल को दिखाया गया है कि इसके जीवन का अंत हो गया है, यानी इसकी यात्रा का अंत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यात्रा का अंत चित्र की क्या विशेषताएं हैं, चलिए इन सब के बारे में इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो यात्रा का अंत चित्र है, इसका चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। माध्यम क्या है, कागज़ पर जल रंग। समय क्या है, 1937 ईस्वी। काल क्या है, आधुनिक। और तकनीकी टेम्परा और वास है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण क्या है, इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1937 ईस्वी में कब बनाया था, 1937 ईस्वी में जल रंगों की वास व टेम्परा विधि से चित्रित किया था। बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित होने के बाद कला की इस महान कृति को पहली बार पहचान मिली। जब इस चित्र को बंगाल पत्रिका के प्रवास में प्रकाशित किया गया तो सर्वप्रथम इस महान कृति को पहली बार पहचान मिली थी। इस चित्र को में ऊँट को पीले, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र कैसा है, पीला है। ठीक है, पीला व भूरे। इस चित्र में ऊँट को पीले व भूरे रंग से तथा उसकी पीठ पर लदे भारी भरकम सामान को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारी भरकम सामान को नीले, काले, भूरे व पीले रंगों की उचित संयोजन करके रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये इस चित्र को आप गौर से देखिए, इसमें रस्सियों से बंधा हुआ इसे दिखाया गया है। थके हारे व भूखे प्यासे ऊँट की मनोदशा व कष्टों को उसकी आधी खुली आँखों से तथा निढाल पड़े शरीर से यात्रा का अंत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, इसकी मनोदशा जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार है। उसकी पीठ पर लदी भारी भरकम बोझ, ठीक है, उसकी पीठ पर लदी भारी भरकम जो बोझ है वो मालिक द्वारा किए जा रहे चरम शोषण व जुल्मों का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस सब सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा पॉइंट वाइज। फिर भी यह जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार बने रहना चाहता है, इसलिए पूरी हिम्मत व साहस के साथ फिर से उठने का प्रयास करता है। ऊँट की इस मुद्रा व छवि को स्पष्ट करने के लिए कलाकार ने अपने नीचे के पत्थरों को नीले रंग की आभा प्रदान की है। पृष्ठभूमि में, यानी जो बैकग्राउंड है, लाल, पीले व भूरे रंग के उचित संयोजन के सूर्यास्त के समय रेगिस्तान के वातावरण में जो लालिमा दिखाई पड़ती है, उसका वास्तविक एहसास, उसकी एक एक्चुअल फीलिंग इस चित्र के माध्यम से कराने का प्रयास वो किया है। ठीक है, चित्रकार कौन है भैया, अवनींद्रनाथ टैगोर। चित्रकार कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1871 में। ठीक है, 7 अगस्त 1871 में अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म, ठीक है, कलकत्ता के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में हुआ था। ये अपने दादा, पिता व बड़े भाई की तरह ही कला के प्रति समर्पित थे, डेडिकेटेड थे। ठीक है, उस समय भारतीय कला व परंपराएं दोनों ही ब्रिटिश दुष्प्रचारकों के कारण पतोन्मुख पे थी। ठीक है, उस समय की जब बात करें तो जो भारतीय कला थी और जो उसकी परंपराएं थी, ठीक है, जो उसके ट्रेडिशनल जो भी इंडियन कल्चर थे, ठीक है, और उसकी जो कलाएं थी, जो आर्ट था, वो ब्रिटिश जो दुष्प्रचारक थे, ठीक है, जो भी ब्रिटिश दुष्प्रचारक थे, जो ही इसके बारे में खराब प्रचार फैला रहे थे, उनके कारण ये पतोन्मुख पे थी। ठीक है, यानी अंत की कगार पे थी। किंतु अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय परंपरा
व यूरोपीय यथार्थवाद के बीच समन्वय स्थापित करके नई शैली को विकसित किया। ठीक है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे वह भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद के बीच एक समन्वय स्थापित किया और उसी समन्वय स्थापित करके एक नई शैली को विकसित किया जिसे आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर अपने चित्रों के प्राकृतिक दृश्य, लोक पर्व, इतिहास, जन जीवन, कृष्ण लीला, ठीक है, सभीहे तथा पुराण की अनेक कथाओं को टेम्परा व वास, यानी टेम्परा और वास क्या है, एक नई जापानी तकनीकी की विधि से चित्रित किया था। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, निसरक्षिता, सॉरी तिस्सरक्षिता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए तिस्सरक्षिता। ठीक है, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या तथा वास्तुकला से बना कोहरा व संध्या आदि विशेष ख्याति प्राप्त है। यात्रा का अंत नामक चित्र से इन्होंने दर्शक के मन में अपने पालतुओं के प्रति दया व सहानुभूति जैसी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने की कोशिश की है। ठीक है, ये जो यात्रा का अंत है, इस यात्रा का अंत नामक चित्र से, ठीक है, इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, दर्शकों के मन में अपने पालतुओं के प्रति मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने की कोशिश की है। तो आशा है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये हमारा था क्या, यात्रा का अंत। दूसरा है चित्र हमारा भूमि जोतता किसान। ठीक है, इसमें एक भारतीय कृषक को दिखाया गया है। चित्र का नाम है भूमि जोतता किसान। चित्रकार है नंदलाल बोस। काल आधुनिक। माध्यम क्या है, कागज पर जल रंग यानी वाटर कलर। तकनीकी टेम्परा और वास जो कि जापान की तकनीकी थी। समय 1938 ईस्वी। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 1938 ईस्वी में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल सजाने के लिए बनाई गई कृति का यह एक अंश मात्र है। यानी इस प्रकार आपसे यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है कि किस अधिवेशन का यह एक अंश था। कौन सा चित्र, भूमि जोतता किसान नामक चित्र किस कांग्रेस अधिवेशन का एक अंश मात्र था। तो आंसर हो जाएगा हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन का, जो 1938 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था। इसमें चित्रकार नंदलाल बोस ने कागज पर वास व टेम्परा विधि से आड़ी तिरछी किंतु लयबद्ध रेखाओं के बेहतरीन सामंजस्य से इस चित्र का रचना की थी। इस चित्र में एक भारतीय कृषक को खेत को जोतते हुए दिखाया गया है। 3 टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा चित्र ने खेत व उसको जोतने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चित्र में ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, यह क्या प्रदर्शित करती हैं। यह टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खेत व उसके जोतने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रही हैं कि खेत है और ये खेत क्या है रहा है, जोता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ये प्रदर्शित कर रही है। इस पूरे चित्र में काले, सफ़ेद, भूरे, पीले व नीले रंगों का प्रयोग साज सज्जा, आकृति संरचना व रेखाओं को आड़ा तिरछा व मोटा पतला करने के लिए किया गया है। किसान के शरीर को गहरे भूरे रंग से तथा उसकी धोती व पगड़ी को सफ़ेद रंग से दिखाया गया है। हल को भूरे रंग से, बैल को सफ़ेद रंग से तथा उनकी पीठ के कपड़े को नीले रंग से दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में पीले सपाट रंग का प्रयोग किया गया। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। जबकि अग्रभाग में जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, मेहराबदार आकृति बनाकर पूरे चित्र को झरोखे नुमा दृश्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में यहाँ पे उनकी जानकारी दिया हुआ है कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को मुंगेर खड़गपुर में हुआ था। कलकत्ता के कला महाविश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय इनका परिचय विद्यालय के उप प्राचार्य जो बने थे। उप प्राचार्य कौन बना था, आपने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि ईवी हैवल ने उप प्राचार्य किसे बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर को। तो इनकी जो मुलाकात हुई किससे हुई, उप प्राचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर से हुई।
जहां इन्होंने बंगाल चित्र शैली के गुर सीखे। अभिनव टैगोर के सहयोग से इन्हें अंग्रेज भित्ति चित्रकार लेडी हरिंगम की सहायता के लिए अजंता व बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ, ठीक है, प्रतिकृतियाँ ठीक उसी प्रकार की जो कृतियाँ थी उसको तैयार करने के लिए भेजा गया, उसी का प्रतिरूप। ठीक है, इस तरह इनको भारतीय कला की उत्कृष्ट कलाकृतियों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहीं से इनकी कलात्मक शैली के व्यापक परिपक्व व परिवर्तन आए। ठीक है, इनकी जो कलात्मक शैली थी इसका एक व्यापक परिपक्वता क्या हुआ कि परिवर्तन इसमें आया, उनमें चेंज हुआ। ठीक है, इनकी प्रमुख कलाकृतियाँ में देखिए, इनकी जो प्रमुख कलाकृतियाँ थी क्या क्या थी? सती, विस्पान करते शिव, पार्थसारथी, बुद्ध की वापसी, स्वर्ण कलश, शिवलोक, सुजाता, उमा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उमा, वीणावादनी, अर्धनारीश्वर, वृक्षारोपण, भारतीय कृषक, माँ व बच्चा आदि हैं। दांडी मार्च पर इनके द्वारा लिनोकट बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड के, कि दांडी मार्च पर इनके द्वारा लिनोकोट बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी, यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च पर इनके द्वारा कौन सा चित्र जो है प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है? लिनोकट। नंदलाल बोस 1920 ईस्वी में कला भवन के प्राचार्य नियुक्त हुए। कई विश्वविद्यालयों ने इन्हें विशेष उपाधियों से सम्मानित किया था। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकरण सम्मानित किया था। ठीक है, तो यहाँ ये इनका था भैया जीवन परिचय, एक प्रकार से कह सकते हैं। उसके नेक्स्ट है रासलीला। रासलीला चित्र का नाम क्या है? रासलीला। चित्रकार है छतीन्द्रनाथ मजूमदार। कला है आधुनिक। ठीक है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, चित्र का नाम रासलीला है, चित्रकार छतीन्द्रनाथ मजूमदार हैं, काल है आधुनिक, माध्यम कागज़ पर जल रंग, तकनीकी टेम्परा और वास, समय 1926 और संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण, इस चित्र को 1926 में छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने जल रंगों की वास व टेम्परा विधि से बंगाल कला शैली में बनाया था। इस चित्र में नीलवर्ण कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला करते दिखाया गया है। ठीक है, नील वर्ण मतलब क्या कि जो उनका वर्ण था वो नीला था। वर्ण का मतलब क्या होता है भैया? मतलब जो उनका बॉडी कलर, ये कह सकते हैं आप। नील वर्ण का मतलब क्या होता था? शरीर। तो कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला करते दिखाया गया है। पूर्ण सुसज्जित रंग बिरंगी वेशभूषा में 12 गोपियों को विभिन्न मुद्राओं में कृष्ण के इर्द गिर्द नाचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, उनके मुख पर प्रेम की सुखद अनुभूति स्वतः ही प्रकट हो रही है। सभी गोपियों के बालों में फूलों से बने जूड़े लगे हैं। केवल एक गोपी के बालों की चोटी उसकी कमर तक लटकी है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ये जो है गोपी, इसकी जो चोटी है कमर तक लटकी हुई है। सभी गोपियों ने पैरों में पायल पहनी है। हाथों, कानों व गले में भी उन्होंने आभूषण पहने हैं। कृष्ण के बालों में भी अलंकृत जूड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो कृष्ण के बाल हैं वो भी, उसमें भी एक अलंकृत सजाया हुआ जूड़ा जो है वो बंधा हुआ है। ठीक है, कृष्ण के बालों में भी अलंकृत जूड़ा बंधा हुआ है। उनके गले में गेरू रंग का वस्त्र लिपटा हुआ है। गेरुआ रंग यानी जो भगवा कलर होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर कह सकते हैं आप, तो वो लिपटा हुआ है तथा कमर के नीचे पीली धोती है। उनकी मनमोहक मुद्रा को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठभूमि में 3 वृक्षों के तनों व उनके ऊपर की पत्तियों को बारीकी के साथ नीले, हरे व पीले रंगों के उचित संयोजन के साथ प्रस्तुत किया गया है। चित्र के अग्रभाग में नीले, हरे, भूरे व पीले रंगों के उचित मिश्रण से धरातल को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ चित्रकार कौन है? छतीन्द्रनाथ मजूमदार हैं। ठीक है, 2 मिनट। छतीन्द्रनाथ मजूमदार का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में
जगताई नामक स्थान पर हुआ था। ये श्री चैतन्य के वैष्णववाद से बहुत ही प्रभावित थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया था, ठीक है, डेकोरेशन का। श्री कृष्ण लीला, ठीक है, श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण इन्होंने नवदीप ब्रजवासी से प्राप्त किया था। 1905 ईस्वी में मजूमदार जी सरकारी कला विद्यालय कलकत्ता के विद्यार्थी बने, जहां उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के दिशा निर्देशन में, ठीक है, उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर उन्होंने चले, मतलब उन्हीं के दिशा निर्देशन में उन्होंने कार्य किया और कई सारी रचनाएं की। इनके द्वारा बनाए गए चित्र धार्मिक भक्ति तथा भारतीय के दिशा निर्देशन में बंगाल कला शैली में चित्रों की रचनाएं की। इनके द्वारा बनाए गए चित्र जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे तथा भारतीय मिथक पर आधारित थे। जो भारतीय मिथक थे, बहुत सारे कहते हैं ना अंधविश्वास टाइप, तो उस पे आधारित थे। 1912 से 30 ईस्वी तक यह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में कला अध्यापक तथा बाद में प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे थे। 1942 से 64 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। उसका नेक्स्ट चित्र देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका राधिका। चित्र का नाम है राधिका और इसका चित्रकार कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र का नाम क्या है, राधिका। चित्रकार कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई थे। माध्यम कागज पर जल रंग। काल था आधुनिक तकनीकी टेम्परा और वाश, और टेम्परा और वाश याद रखिएगा जापान की तकनीकी थी। समय 1940 ईस्वी। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चित्रकार मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने इस चित्र को जल रंग की टेम्परा व वाश विधि से 1940 ईस्वी में बनाया था। बंगाल चित्र शैली में बने इस चित्र को प्रेमातुर राधिका के मनोभावों को, ठीक है, कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रेमवश आधी खुली आंखें, झुकी हुई गर्दन, पीठ तक फैले बाल, गले से सटा मोतियों की 2 लड़ियों वाला हार तथा उसमें नीचे की ओर लटका विशेष अलंकरण, लाल पारदर्शी चोली से झांकते वक्ष तथा उनके ऊपर से नीचे की ओर लटकते धागे बंधा एक सुंदर अलंकरण। दोनों हाथों में चूड़ियां व आभूषण पहने हुए, जिसमें दाहिना हाथ नीचे की ओर लटका हुआ है, किंतु कोमलता से कमल पुष्प को संभाले हुए उस पर श्री कृष्ण की उपस्थिति दर्शाती मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ के पुष्प को मुख से लगाकर कोमलता का एहसास कराते हुए दिखाया गया है। कमर के नीचे हल्के बैंगनी रंग के पारदर्शी लहंगे को आगे की ओर दूर तक फैला हुआ दिखाया गया है। पीले रंग की चुनरी जो पीठ व लहंगे को बहुत हद तक ढके हुई है, उसमें गहरे भूरे व लाल रंग की बारीक रेखाओं की किनारी दिखाई गई। ये सारी जितने भी विवरण हैं आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इस चित्र में ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई है, तो आप ज़रूर इसे पढ़िएगा और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये पृष्ठभूमि में बेहद अलंकृत दिए व जलते हुए हैं दिखाया गया है। इसके प्रकाश में प्रकाशित भाग को चमक के साथ लाल पीले रंग के उचित संयोजन से दिखाया गया है तथा पूर्ववर्ती भागों को काले, लाल व पीले रंग की मिश्रित आभाओं से रंगा गया है। M.R. चुगताई ने इस चित्र को बड़ी खूबसूरती के रंगों की सौम्यता व रेखाओं की लयात्मकता के साथ चित्रित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ चित्रकार मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई जी का जो जन्म था 1897 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। चुगताई के पूर्वजों ने ताजमहल, लाल किला व जामा मस्जिद ऐसी विश्व प्रसिद्ध मुगल कालीन इमारतों की रूपरेखा जो थी, ठीक है, जो कुछ भी मतलब बिल्डिंग बनाने से पहले जो रूपरेखा तैयार की जाती है, तो वो रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल रहमान ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर विश्व स्तरीय चित्रकारी के गुण सीखे थे। यूरोप की चित्र शैली इनको बेजान लगी, इसलिए इन्होंने वापस भारत लौटकर वकील बंधुओं से जापानी वास्तु तकनीक सीखी। इन्होंने इस वास्तु तकनीक से, इस टेक्नोलॉजी से
चित्रों में रूमानियत विकसित करने की कोशिश की। इनके चित्रों की विषय वस्तु एक ओर हिंदू मिथक पर आधारित थी, तो दूसरी ओर मिर्ज़ा गालिब, इकबाल व उमर खयाम के काव्यों पर आधारित थी। अपने चित्रों की प्रदर्शनी चुगताई जी लंदन, पेरिस, बर्लिन, ठीक है, फिलाडेल्फिया में आयोजित करते थे, इसलिए इन्हें विश्व प्रसिद्ध कलाकारों से मिलने का अवसर भी मिलता था, जिससे इनकी चित्रकला और भी ज़्यादा परिपक्व होती थी। इनको और भी ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट होते थे ये। देश का विभाजन होने के बाद ये लाहौर में जाकर बस गए। ठीक है, तो ऐसे ही चित्र कुछ यहाँ पे दी गई हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, अच्छा एक ही अभी है तो मैं करा ही देता हूँ, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चित्र है, चित्र का नाम मेघदूत है। चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। कागज़ पर जल रंग, काल आधुनिक है, माध्यम कागज़ पर जल रंग है। ठीक है, समय 1940 ईस्वी है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। ठीक है, संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। ये चित्र 1940 ईस्वी में राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा चित्रित मेघदूत श्रृंखला का है। इस चित्र को रंगों की बेहतरीन संयोजन के साथ कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। नील आकाश में विशेष लयात्मकता के साथ उड़ते सफ़ेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमातुर यक्ष व यक्षिणी को वास्तविक रंग योजना में दिखाया गया। देखिए, पूछ सकता है सवाल कि मेघदूत चित्र में सफ़ेद उड़ते सफ़ेद बादलों को कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं, इसमें कैसे पूछेगा क्वेश्चन, एक प्रकार से देख सकते हैं आप कि इसमें उड़ते सफ़ेद कपासी बादलों का सवार प्रेमातुर यक्ष और यक्षिणी को वास्तविक रंग संयोजन में दिखाया गया है। तो ये पूछेगा कि नीले आकाश में विशेष लयात्मकता के साथ, ठीक है, विशेष लयात्मकता के साथ उड़ते सफ़ेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमातुर किसे दिखाया गया? तो यक्ष और यक्षिणी को वास्तविक रंग संयोजन में दिखाया गया है। यक्ष के घुंघरारे बाल, ये जो भी इनके फीचर्स हैं, इस चित्र का फीचर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो यक्ष के घुंघरारे बाल, कानों में मोतियाँ, कुंडल और गले में मोतियों का हार, बेहतरीन शारीरिक संरचना, मुख पर मुस्कान, हाथों व उंगलियों में कोमलता का एहसास, दाहिने हाथ में कमल पुष्प लिए हुए, हरे रंग की विभिन्न आभाओं से अलंकृत वस्त्र था। इसमें बारीक रंगीन रेखाओं, ठीक है, रंगीन रेखाओं लयबद्धता देखने वाले का मन मोह लेती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जा सकता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हरे रंग की जो विभिन्न आभाओं से अलंकृत वस्त्र तथा इनमें बारीक रंगीन रेखाएं जो हैं, ये लयबद्धता देखने वाले का मन मोह लेती हैं। तो ये पॉइंट में अपने नोट्स में ज़रूर डालिएगा। यक्षिणी को यक्ष के पीछे उसकी पीठ से सट कर बैठे हुए तथा उसका दाहिना हाथ यक्ष के वक्ष पर इस तरह रखे हुए दिखाया गया है मानो दो प्रेमी आलिंगनबद्ध हों। यक्षिणी के बाल सफ़ेद फूलों वाले जूड़े से बंधे हुए दिखाए गए हैं। उसके बालों में मोतियों का सुंदर हार है। वो गुलाबी रंग के वस्त्र से अपने वक्ष को ढके हुए तथा कमर के नीचे पीला आभा युक्त वस्त्र पहने हुए है। इस पर सिलवटें दिखाई गई हैं। उसके पैरों में पायल और तथा हाथों में बाजूबंद हैं। ठीक है, हाथों में प्रेम व होठों पर प्रसन्नता का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। आकाश का रंग ऊपर नीला तथा नीचे बादलों के पास हल्का होता गया है। चार सफ़ेद पक्षियों को अग्रभाग में उड़ते हुए दिखाया गया है। कितने पक्षियों को दिखाया गया? चार पक्षियों को। तो ये छोटी छोटी बातें भी को ध्यान रखनी। वास व टेम्परा तकनीकी से बने बंगाल चित्रशैली के इस चित्र में कोमलता के भाव के साथ साथ मनमोहक व मनभावन रंगों का बेहतरीन संयोजन है। चित्रकार का नाम क्या है? राम गोपाल विजयवर्गीय। इनका जन्म 1905 ईस्वी में सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से गांव करौली में हुआ था। इनके पिता भंवर लाल ने इनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए इनको महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अध्ययन के लिए भेज दिया था। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विजयवर्गीय जी अभिसार निशा नामक कविता संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया तथा 1984 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री इसकी उपाधि से सम्मानित
किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।